we are learning motion under gravity. तो हमने लास्ट टाइम कुछ कॉन्सेप्ट्स किए हैं. आई विल गिव यू अ वार्म अप और फिर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट द वार्म अप. हमने दो चीजें करी थी. पहली, जहां पर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से बॉडी नीचे गिरी. तो इफ यू रिमेंबर, हमने कुछ ऐसा बनाया था कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h, एंड यहां पर मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट, उसका इनिशियल स्पीड क्या है, u, विच इज इक्वल टू 0. तो आप अपने आप को समझो कि आप यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर हो. ऐसा पकड़ा आपने और आपने एक चीज को छोड़ दी, इनिशियल वेलोसिटी 0. अब ऑफ कोर्स ग्रेविटी के कारण ये बॉडी जाएगी नीचे 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 नीचे. तो कितना वक्त लगा उसको ऊपर से नीचे आने के लिए, दैट इज टाइम. टाइम टू रीच टू द बॉटम, ये हमने डिराइव किया हुआ है. यू कैन हैव अ लुक इन द नोटबुक एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर. व्हाट इज द टाइम टेकन under root of 2h by g. This is the time taken by this body to reach to the bottom. Hello? Okay. And जब वो बॉडी बॉटम पे आ जाएगी, जैसे मान लो ये यहाँ पे, जब ये बॉडी नीचे आएगी तो डोंट यू थिंक जमीन पे जब वो टकराएगी तो एकदम थाड़ करके जोर से वो बॉडी, इट विल स्ट्राइक द अर्थ. मतलब क्या, इट हैज सम वेलोसिटी. So what is the velocity with which it will strike the surface of the earth? Under root of 2gh, h और g. That's okay. ये हमने derive किया हो. टॉप से बॉटम पे जब भी आप आते हो, आपकी बॉडी जा रही है नीचे, बॉडी नीचे जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लेते हैं, -h. जो आपका एक्सेलरेशन है वो किसके कारण हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी के कारण, और ग्रेविटी हमेशा आपको नीचे ही लेकर जाती है, तो इसीलिए वो हमेशा -g आएगा. आर यू गेटिंग इट? बट देन देयर इज वन मोर टाइप ऑफ थिंग दैट वी डिड, और उसमें था बॉडी गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. मतलब अब मैं किसी भी चीज को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं. अब अगर जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मुझे इस पेन को ऊपर फेंकना है तो मुझे नीचे ताकत लगानी ही पड़ेगी. ऊपर से नीचे कोई ताकत नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ छोड़ दो, वो नेचुरली नीचे गिरेगा. बट अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है, यू विल हैव टू थ्रो इट. मतलब अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये आप खड़े हो यहाँ पे, ये मेरे हाथों में कोई एक चीज है, अगर मुझे इसको ऊपर भेजना है, आई विल हैव टू गिव सम इनिशियल वेलोसिटी. और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये वाली इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो ऑब्जेक्ट क्या आपके हाथ में ऐसे ही पड़ा है फिर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ in this case what will happen, the body will go up 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 up. कोई एक जगह ऐसी आएगी जहां पर बॉडी रुकेगी. किसी भी चीज को फेंकोगे तो एक लिमिट तक ऊपर जाएगा ना, फिर तो नीचे गिरना ही है. तो जितना वो ऊपर गया वहां पर उसकी वेलोसिटी कैसी हो गई, 0. अब सवाल क्या है कि ये बॉडी कितना ऊपर गया, व्हाट हाइट विल इट गो अप टू. ये भी हमने डिराइव किया हुआ है. द हाइट दैट द बॉडी विल ट्रैवल इज हाउ मच, इट इज u स्क्वायर बाई 2g. डिड वी डिराइव दिस? अब जब आप देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो इस परिस्थिति में हमने डिस्प्लेसमेंट कैसा लिया था, पॉजिटिव h. बॉडी तो यहां से ऊपर गई ना, हेलो, लेकिन भले बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी तो उसको नीचे ही बुला रही है. तो इस केस में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिया था, -g लिया था. आर यू गेटिंग इट? नाउ दिस बॉडी गोज अप 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 अप, स्टॉप्स एंड देन स्टार्ट्स ट्रैवलिंग बैक डाउनवर्ड. फिर से जब वो बॉडी मैं ऐसा फेंकूंगा, मेरे हाथ में जब वापस आएगी, व्हाट इज द वेलोसिटी विथ व्हिच इट विल कम बैक टू माय हैंड्स? सेम एज इनिशियल वेलोसिटी u. नीचे से ऊपर जाने तक, मैक्सिमम हाइट तक जाने तक समय कितना लगेगा?
यू बाई जी, ये भी हमने डिराइव किया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाइम इज इक्वल टू यू बाई जी। अब ये यू बाई जी कौन सा टाइम है, यहां से ऊपर तक जाने में, फिर अगर यू बाई जी में ऊपर जाएगा तो यू बाई जी में नीचे भी तो आएगा, तो व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा इसका डबल। और यहां से हम एक छोटा सा कंक्लूजन बना सकते हैं कि जितना वक्त बॉडी को मेरे हाथों से टॉप पोजीशन में जाने में लगा, उतना ही वक्त उसको ऊपर से फिर मेरे हाथों में आने में लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द टोटल टाइम टू असेंट इज द टोटल टाइम फॉर डिसेंट। ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। आर यू ऑल कन्विंस्ड एवरीवन? डिड वी डिराइव ऑल दिस थिंग? पक्का? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कह सकते हो, कॉन्सेप्ट कह सकते हो। अच्छा, ये सब जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था। आई डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुड यू टेल मी प्लीज? सॉरी, 16। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, मुझे क्वेश्चन याद है कि किसी एक हाइट से किसी एक बॉडी को आप रिलीज कर रहे हो। हेलो, अब मान लो टोटल ये बिल्डिंग है 100 मीटर लंबी, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये बिल्डिंग कितनी लंबी है? 100 मीटर लंबी। तो इसका एग्जैक्ट आधा मतलब ये कितना हो गया? 50 मीटर। और बचा हुआ आधा मतलब क्या? फिर से 50 मीटर। तो उनका सवाल ये था कि पहले 50 मीटर ट्रैवल करने में टाइम लगा T1 और दूसरे 50 मीटर ट्रैवल करने में टाइम लगा T2। तो आपको शायद T1 और T2 का रेशियो पूछा, T1 अपॉन T2 था या T2 अपॉन T1 था। दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बट कुछ ऐसा ही था, मोटा मोटा सवाल। आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट हाँ। एंड उन्होंने ये 100 मीटर 50 मीटर 50 मीटर ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि देयर इज सम हाइट ऑफ द बिल्डिंग, द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ टेक्स टाइम ऑफ T1 एंड T2। डिड वी डू दिस क्वेश्चन लास्ट टाइम एवरीवन? और अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हो तो हमने क्या किया था, आपने पहले टाइम निकाला ऊपर से इधर तक आने में, और फिर कौन सा टाइम निकाला? पूरा ऊपर से नीचे तक आने में। सिर्फ इतना कभी पढ़ाई की हमने उस क्वेश्चन में? नहीं, क्योंकि जब बॉडी यहां पर है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, लेकिन जब बॉडी यहां पर आ गई है तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? एंड क्या आपको वो वेलोसिटी पता है? तो उसको ढूंढो और फिर सॉल्व करो, इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। तो व्हाट इज द इजियर प्रोसेस? फर्स्ट यू सॉल्व अपर हाफ, यहां से लेके यहां तक, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट कितना? अगर ये h है तो ये h/2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? माइनस h/2, क्योंकि आप नीचे जा रहे हो। ग्रेविटी माइनस जी, वो तो हमेशा नीचे ही आएगी, तो माइनस ही आएगा। और फिर आपने उसको सॉल्व किया, वो आपने टाइम क्या लिखा? T1। फिर आपने क्या किया, फिर से बॉडी को ऊपर से फेंका, लेकिन पूरा नीचे तक। अब जब आप बॉडी को ऊपर से फेंक रहे हो, अगेन व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 0, पूरा नीचे तक आ रहा है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि अब आप फुल हाइट से ग्राउंड तक देख रहे हो, तो व्हाट इज द टोटल हाइट? माइनस h। आर यू गेटिंग इट? और अब व्हाट इज द टाइम? T1 प्लस T2। और फिर आपने सॉल्व किया, फिर एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया होगा, यू मस्ट हैव डन समथिंग एंड यू मस्ट हैव गॉटन द आंसर। डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगेन दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, आई विल से दिस अगेन। मोशन अंडर ग्रेविटी हो या फिर काइनेमैटिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो, ये एक बार में आपसे सॉल्व कभी नहीं होंगे। अगर मैं आपको होमवर्क में 10 क्वेश्चन देता हूं तो ऐसा पॉसिबल है कि आपसे 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 4 या 5 क्वेश्चन डाउट्स आएंगे ही आएंगे। हाँ, अगर आप उससे ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हो, फाइन, गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ वेरी हाई IQ, हैप्पी हैप्पी फॉर यू। बट ऑन एन एवरेज अगर आप 10 में से 3-4 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इट्स ओके। बचे हुए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, फॉर नाउ इट विल बी योर डाउट। स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे, आपकी बुद्धि धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी, तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, आपको सिखाया जा रहा था डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स विद अ डेसिमल। 4th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन किए थे आपने? 16.82 डिवाइड बाय मे बी लेट्स से 5.6। इट्स 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में ऐसे सारे क्वेश्चन आते थे।
जब आपको ये पढ़ाया गया था उन दिनों में, मतलब आज से लगभग 7-8 साल पहले, तब तो ये डिफिकल्ट लग रहा था. बट नाउ इफ यू स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट, देयर इज समथिंग रॉन्ग. मोस्टली यू विल नॉट बी फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट एनी मोर. तो क्या हो गया? हैज द मैथ चेंज्ड? नो, मैथ हैज नॉट चेंज्ड. ओवर द years with practice your mind has developed, and since you have solved more difficult things in maths than this, अब आपको ये आसान लग रहा है क्योंकि 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया, फिर 10th में लीनियर इक्वेशन सीख लिया, ग्राफ प्लॉट करना सीख गए, ज्योमेट्री सीख गए, मेंसुरेशन जैसे चैप्टर कर लिए. तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते 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 आपका माइंड डेवलप हो चुका है. अब इतना डेवलप हो गया माइंड कि अब ये सारी चीजें बहुत आसान लगती है. बाकी चीज जैसी 4th स्टैंडर्ड में थी वैसी ये चीज आज 11th स्टैंडर्ड में. मैथ नहीं बदला है, आप थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो गए. इन अ वेरी सिमिलर वे मोशन इन 1D विल वर्क. जब आप सॉल्व करने जाएंगे 10 क्वेश्चन, तो 3 या 4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, अच्छे खासे डाउट्स आएंगे. बट ये अभी का बात है. दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त. मे बी इन सितंबर, अक्टूबर, हर वो स्टूडेंट जो कंटिन्यूअसली पढ़ता रहेगा, उस स्टूडेंट को वापस अगर आप अगस्त में आने वाला ये मोशन इन 1D गो थ्रू करोगे, देन यू विल फाइंड इट इजी. बट आई से दिस अगेन, जो मैं बोल रहा हूं कि 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ये चैप्टर आपको आसान लगने लगेगा, ये सबके लिए नहीं होने वाला. ये सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए होगा जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा है. और जब मैं बात कर रहा हूं कंसिस्टेंटली, मतलब एवरी डे फॉर 7 to 8 आवर्स. इफ यू आर नॉट स्टडिंग 7 to 8 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 1.5 year और मे बी ऑलमोस्ट 2 years, तो पहली बात, नीट, जेडबलई जैसे एग्जाम्स तो क्रैक होते नहीं है. एंड आपको कभी भी फिजिक्स में ना वो कंफर्ट, वो इजीनेस फील नहीं होगा. एम आई वेरी क्लियर विद दिस एवरीवन? या तभी ये वैसी बात है जैसे जब आप वेक्टर्स पढ़ाई कर रहे थे, तो जब आपको मुस्तफा सर वेक्टर्स पढ़ा रहे थे, उस वक्त सर ने अगर 4 चीजें बोली है तो शायद आपको 3 समझ में आई. जो चौथी चीज है वो शायद घर जाके होमवर्क करके समझ में आ गई कि अच्छा हाँ, सर का बोलने का मतलब ये था. कुछ ऐसी चीज होगी जो एग्जाम देने के बाद समझ में आ गई. कोई चीज ऐसी होगी जो शायद आज भी नहीं समझ में आ रही, बट ठीक है, वो और कुछ महीनों बाद समझ में आ जाएगा. तो एज यू ग्रो अहेड, लाइक एज यू ग्रो मोर इन द चैप्टर, एज यू गो अहेड, आपको ना पिछली चीजें और क्लियर होती जाएंगी. बट उसके लिए आपको लगातार पढ़ाई करते रहना पड़ेगा. एम आई वेरी क्लियर विद दिस एवरीवन? फाइन. हैविंग सेड दैट, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे. लाइक इसको आप, जैसा मैंने बोला, आप इसको क्वेश्चन बोल सकते हो, आप इसको कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, कुछ भी. इससे ये सारी चीजें ना एक बार रिवाइज भी हो जाएंगी. जैसे मान लो एक सवाल ऐसा है कि देयर इज अ बॉय, उसके हाथ में एक पत्थर है. चलो, उसने इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से इस पत्थर को ऊपर फेंका. ठीक है. सवाल मेरा क्या है कि ये पत्थर कितना ऊंचा जाएगा. मान लो यहां तक वो पत्थर आया. व्हाट इज द हाइट which will be traveled by that stone? You have a formula. Hello, you have a direct formula. What is it? U square by 2g. तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो कैसे निकालोगे? U square by 2g. Are you with me everyone? Okay. What is h? निकालना है. U square मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर इतना, 2g, g is 10, 0 से 0 गया, 125 by 2. How much? 125 मीटर. मतलब ये पत्थर कितना ऊपर गया? हेलो, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 125 मीटर इज द हाइट ऑफ द स्टोन. ठीक है. मेरा अगला सवाल ये है, कितना समय लगा होगा? कितना समय मतलब टाइम, कौन सा टाइम यूज करोगे? 2u/g या u/g? 2u/g में तो वो ऊपर जाके नीचे आ जाएगा. मुझे खाली चाहिए ऊपर जाने का टाइम, तो मैं क्या लूंगा? तो अगर आपने u/g किया, u/g, u is 50, g is 10, 5, मतलब 5 सेकंड का समय लगा इस पत्थर को ऊपर तक जाने में. आर यू गेटिंग इट?
मतलब ये 5 सेकंड में कितना ट्रैवल कर लिया इसने? 125 मीटर उसने ट्रैवल कर लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? मेरा आपसे सवाल क्या है, थोड़ा सा सोचिएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन इन लास्ट 1 सेकेंड? 5 सेकंड कौन सा टाइम है? पूरा इधर से इधर तक जाने में 5 सेकंड लगा, और उसमें ट्रैवल कितना किया? 125 मीटर उसने ट्रैवल किया। मेरा सवाल क्या है, जो आखिरी सेकंड था, मतलब जैसे ही आपने पत्थर फेंका होगा, स्टॉप वॉच चालू की होगी 0 से 1 2 3 4, जो आखिरी सेकंड था, 5th सेकंड, 5वें सेकंड पे उसने क्या ट्रैवल किया? इज माई क्वेश्चन। कैन यू ट्राई दिस इन योर रफ वर्क? ट्राई। व्हाट इज द क्वेश्चन? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन इन लास्ट सेकंड। रफ वर्क में करो, ये सब आराम से लिखना है बाद में बुक में, अभी के लिए। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द लास्ट 1 सेकंड? तो एक काम करता है, टोटल 5 सेकंड लगे ना, तो तुम ये निकाल लो कि वो पहले 4 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, बाद में उसको 125 से माइनस कर देना। हेलो, आपको आखिरी मतलब 5वें सेकंड में कितना ट्रैवल किया वो चाहिए ना, तो पहले 4 सेकंड का निकाल लो, फिर उसको माइनस कर देना। तो लेट मी फाइंड आउट व्हाट द डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 सेकेंड्स। अरे गेटिंग इट? और उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। पत्थर को किस स्पीड से फेंका, और या S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S आई डोंट नो, u is 50 इंटू t is 4, 50 इंटू 4 इट इज 200। हेलो, a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा? नेगेटिव। अरे हाँ या ना, नेगेटिव। वैल्यू कितनी? 10, 9.8 होता है, 10 ले लो, तो ये 10/2 5, t मतलब टाइम 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और ये 10, 250/2 125, 125 यहां से क्या होगा? माइनस। वाई माइनस? बिकॉज ए इज नेगेटिव। अरे हाँ या ना, तो कितना हो गया? 125 माइनस 25 इज हाउ मच? 125 माइनस 25 इज हाउ मच? इसका मतलब क्या कि पहले, एम आई मेकिंग सम मिस्टेक? व्हाट? यू 80 स्क्वायर में 5 लिया, it's 4. We are traveling for the first 4 seconds. I'm sorry. I repeat. UT. U is 50 into 4 is 200. फिर ये माइनस आया क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। T अपने को 4 लेना है, करेक्ट। मेरी नजर इस पे पड़ गई, आई एम सॉरी। T का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, A is 10, 160/2 it's 80, तो 200 minus 80 is how much? 120 मीटर। अब टोटल कितना ट्रैवल हुआ है? हेलो, टोटल कितना ट्रैवल हुआ है? उसमें पहले 4 सेकंड में कितना ट्रैवल हुआ है, तो आखिरी सेकंड में कितना ट्रैवल हुआ? सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द लास्ट सेकंड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट सेकंड इज 5 मीटर। आर यू विथ मी? हम गॉट 5 मीटर, तुम लोग तो 25 बोल रहे थे। इट्स 5 मीटर। आखिरी सेकंड में कितना ट्रैवल हुआ? 5 मीटर। हम यू गॉट दिस? ओनली वन, नो प्रॉब्लम। ये आया आपको समझ में? अब बाजू में एक और लड़का खड़ा है, उसके हाथ में भी पत्थर है। अब उसने ना 200 की स्पीड से फेंका, उसके लिए यू कितना था? 200। अब आप मुझे ये सॉल्व करके बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस बॉय? लेट्स से दिस इज बॉय ए एंड दिस इज बॉय बी। सुनो सुनो सुनो, सवाल क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस स्टोन which is thrown by boy B in last 1 second? प्रोसेस तो यही होगी ना। पहले आप क्या निकालो, सुनो सुनो सुनो, पहले क्या निकाल लो? टोटल कितना ऊपर जा रहा है, उसके लिए टोटल कितना टाइम लग रहा है। अब मान लो अगर यहाँ पे टाइम आया होता 10 सेकंड
और मुझे चाहिए कि आखिरी 1 सेकंड में कितना गया, तो मैं 9 का निकालता, अरे यार, और फिर माइनस करता। उस हिसाब से करोगे अभी। गिव मी द आंसर फॉर दिस। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन व्हिच इज थ्रोन बाय बॉय बी इन लास्ट 1 सेकंड? रफ में सॉल्व करो, गिव मी द आंसर। चलो, शैल वी डिस्कस? यस, लुक एट दिस। पहले आपको क्या निकालना था? हाइट। ये ओरली होने वाला सवाल है। यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर मतलब क्या? 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर होता 40,000 बाई जी मतलब बाई 10, तो 40,000 को 10 से डिवाइड कर दो, 4,000, और फिर 2 भी है 2,000, मतलब टोटल ये कितना ऊपर जाएगा? 2,000 मीटर, हाँ या ना? ओके, उसको टोटल टाइम कितना लगेगा? टाइम इज व्हाट? u बाई जी। u इज 200, 200 बाई जी इज व्हाट? 20 सेकंड लगेगा उसको पूरा ऊपर जाने में। हेलो, एंड आखिरी सेकंड में कितना ट्रैवल किया? तो आप निकाल लो ना कि पहले 19 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, और पहले 19 सेकंड में कितना ट्रैवल किया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u इज हाउ मच? 200 इंटू 19, इधर माइनस आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, और टी स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर इज व्हाट? 19 का स्क्वायर इज व्हाट? 361 और 381, 361। सॉल्व दिस, आपको मिलेगा आंसर। 19 2s are 38 with double zero. This is 5 1s are 5, 5 6 are 30 with 3, and this is 1805. Hello, 3800 and 18005 makes it 1995 meter. Please verify. 5 और 5 10, 9 और 1 10 और 0 0, 10 और 8 18, 1 2 3, यस 1995 मीटर। मैंने क्या किया समझा आपको? अगर इसको इसमें से माइनस करके ये आया तो इन दोनों का ऐड किया तो वापस ये आना चाहिए ना, तो इट्स 1995 मीटर। मतलब पहले 19 सेकंड में कितना ट्रैवल किया है? 1995, और टोटल हाइट कितनी थी? 2000, तो आखिरी 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया? 5 मीटर। ओ, 50 से फेंका तो भी आखिरी 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, और 200 से फेंका तो भी आखिरी 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया। इसका मतलब क्या? अगर ऐसे सवाल आते हैं कि एक लड़के ने किसी एक स्पीड से फेंका पत्थर को, लास्ट 1 सेकंड में अगर बॉडी ने ट्रैवल किया x, फिर स्पीड को बढ़ा दिया 4 गुना, देखो 50 का 200 कर लिया, स्पीड इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, बट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द लास्ट 1 सेकंड रिमेन्स द सेम। आंसर वही आएगा। देखो ना, टोटल 2000 ट्रैवल किया, पहले 19 सेकंड में कितना ट्रैवल हुआ है? 1995, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन इन द लास्ट 1 सेकंड? 5, और यहां पर भी 5 था, वहां पर भी 5 है, तो इसको एक शॉर्टकट की तरह याद रख लेंगे। फिर क्या शॉर्टकट है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द इनिशियल स्पीड with which the body is thrown upward, the distance traveled in the last 1 second is always the same. तो अगर यहाँ पे 5 दिया है तो वहां पर भी 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा तो वहां पर भी 10 ही आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो ये पूरा जो ताम झाम मैंने किया, इट इज जस्ट टू गिव यू अ शॉर्टकट। इस शॉर्टकट का जो स्टेटमेंट है वो आप अपने शब्दों में खुद से लिख लीजिए। क्या लिखोगे? सुनो, अगर आप समझ गए तो आप खुद से लिख पाओगे। अब वो इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल। बुक आप ही को पढ़नी है तो लैंग्वेज आप ही की होनी चाहिए। क्या लिखोगे? दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड u, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इन लास्ट सेकेंड इज ऑलवेज द सेम। इज दैट फाइन? अब अगर आपको ये शॉर्टकट याद है तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखते ही निकाल लोगे, नहीं तो फिर आपको इतनी सब मेहनत करनी पड़ेगी। अब देख लो, चॉइस इज योर्स। फेयर इनफ, फाइन। देन दिस वार्म अप थिंग इज ऑलरेडी रिटन इन द बुक आई गेस। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको ढंग से लिख सकते हो तो लिख लो। ये वाला जो पार्ट हमने सॉल्व किया है ये बॉय ए के लिए, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज फॉर बॉय बी, एंड आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग राइट डाउन द शॉर्टकट ऑल्सो। फेयर इनफ, प्लीज कॉपी। फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h,
अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ u. ओके, पहले इतना कर लेते हैं. देयर इज अ बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? h. और यहां से u की स्पीड से आपने एक चीज को ऊपर फेंका है. डू यू गेट इट? फाइन. लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन अगेन. फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ द स्पीड u. क्या मेरी लाइन और डायग्राम मैच हो रहा है? फाइन. अब उनका सवाल क्या है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड is n times the time taken by it to reach to the highest point. अगर आप थोड़ा सा सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, जब इस पत्थर को आपने ऊपर फेंका तो ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, एक हाइट तक ऊपर जाएगा ना, फिर तो वो पत्थर क्या होगा? नीचे ही आने वाला है, ऑल द वे अप हियर. आर यू गेटिंग इट? तो मान लो उनका क्या कहना है कि ये पत्थर यहां से पहले ऊपर गया, ये क्या आ गया? टॉप पोजीशन. इससे तो ऊपर नहीं जाएगा, तो बिल्डिंग के टेरेस से टॉप पोजीशन में जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, और फिर वहां से वापस इधर तक आने में कुछ तो टाइम लगा होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लेट अस से फ्रॉम द टेरेस टू द टॉप टाइम लगा t1. फ्रॉम द टेरेस टू टॉप टाइम कितना लगा? t1. एंड फ्रॉम टेरेस टू द टॉप एंड टू द ग्राउंड, टेरेस से टॉप और टॉप से वापस कहां पहुंच गए आप? ग्राउंड. उसको टाइम कितना लगा? तो उन्होंने क्या दिया है आपको? गिवन दैट t2 इज n टाइम्स t1. दिस इज गिवन. देखो एक बार, लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन. व्हाट डज इट से? फ्रॉम द टावर, जिसकी हाइट क्या है? कैपिटल H. आपने टावर के टॉप पे से, मतलब टेरेस पे से आपने एक बॉडी को फेंका ऊपर. किस स्पीड से? विद द स्पीड ऑफ u. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड. हाँ, मतलब यहां से देखो क्या होगा, यहां से ऊपर जाएगा एंड देन इट विल कम बैक, कम बैक, कम बैक, एंड देन इट विल हिट द ग्राउंड. तो टेरेस से टॉप और टॉप से ग्राउंड तक जाने का जो टाइम है वो मैंने ले लिया t2. आर यू गेटिंग इट? एंड t2 इज n टाइम्स. n टाइम्स ऑफ व्हाट? तो उन्होंने बोला है n टाइम्स ऑफ व्हाट, वो उन्होंने अंदर दिया है. टू रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट. तो यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाना, मतलब टेरेस से टॉप तक जाने में टाइम लगा t1, और फिर टेरेस से टॉप, टॉप से ग्राउंड तक आने लगा टाइम t2, और t2 की वैल्यू है n टाइम्स ऑफ t1. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? पक्का? सो नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट, कि उनको h, u और n का रिलेशन चाहिए. सुनिए, h मतलब क्या? ये हाइट. u मतलब क्या? जिस स्पीड से आपने फेंका था वो. और n मतलब क्या? जो उनका रिलेशन है वो. अब अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, ये जो t2 और t1 वाले शब्द है, ये जो लेटर्स हैं, वो क्वेश्चन में तो है भी नहीं. क्वेश्चन में बोला है t1 t2, अरे ये मैंने लिया है सॉल्व करने के लिए. तो जो ऑप्शंस है, अगर आप देख रहे हो, ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा? h दिखेगा, u दिखेगा, n दिखेगा, g क्योंकि वो इट्स अ मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो g तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मूला से आ ही जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सो वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन. आ रहा है आपको समझ में एवरीवन? अब अच्छा, अब मान लो पहले हम निकालते हैं टेरेस से टॉप तक जाने में टाइम कितना लगा. टेरेस से टॉप तक जाने का टाइम मतलब क्या? t1. टेल मी, डू यू हैव एनी शॉर्टकट फॉर t1? टाइम टेकन टू रीच टू द टॉप. टाइम टेकन टू रीच टू द टॉप, इट्स u by g. हेलो, अंडर रूट वगैरह कहां से आ गया? इट्स u by g. किस स्पीड से फेंका? u की स्पीड से फेंका, तो u by g. व्हाट इज दिस? t1 वाला टाइम. t1 वाला टाइम बोले तो टेरेस से टॉप तक जाने में जो टाइम लगा वो t1. आर यू गेटिंग इट? अब बॉडी टेरेस से टॉप पे जाके फिर आएगी ग्राउंड पे. टेरेस से टॉप पे जाके फिर आएगी ग्राउंड पे, वो वाला टाइम कौन सा है? एंड नाउ आई वांट टू फाइंड आउट t2. सी, देयर इज नो शॉर्टकट. पहले तो हमने ऐसा कोई केस ही नहीं किया है.
जहां से आप ऊपर से आके, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा, तो आप उसको नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थिंक एंड टेल मी, जब आपकी बॉडी टेरेस से टॉप पे गई और फिर टॉप से आ गई ग्राउंड पे, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? गिव मी द वैल्यू। इधर क्या लिखूं वो बताओ। H माइनस में, ये S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? तुमने कहां से शुरू किया और तुम कहां पे खत्म कर रहे हो, उसके बीच का गैप। मैं शुरू कर रहा हूं यहां से, मैं खत्म कर रहा हूं ग्राउंड पे, तो उसके बीच का गैप कितना है? H। तो यहाँ पे H माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर से शुरू करके नीचे गए ना आप, इसीलिए माइनस। आर यू गेटिंग इट? डिस्प्लेसमेंट को ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि यहां से थे फिर तो आप ऊपर गए फिर ये आए, वो सब डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस, यहां से ऊपर गया फिर इधर से इधर आया फिर ये बिल्डिंग ट्रेवल किया, दैट इज डिस्टेंस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में यहां पर क्या आएगा? माइनस ऑफ एस। टेल मी, आर यू कन्विंस्ड? व्हाट अबाउट यू? क्या यू जीरो है? नहीं, यहां से तो मैंने ऊपर फेंका है। यू इज यू एंड टी इज T2। टेरेस से टॉप से ग्राउंड तक का जो टाइम है उसको हमने क्या बोला है? T2 बोला है। प्लस हाफ acceleration is minus g and this is T2 का square. Tell me, are you understanding this? So can I write it as this is, let's say, minus of h u times T2 minus g by 2 and T2 square. Okay, this is what we have. We have T1, we have T2. और अब हाउ विल यू फाइंड? मुझे ना T1 और T2 को एलिमिनेट करना है। सोचिए, वी विल गो इजी। आई वांट यू आल्सो टू पार्टिसिपेट इन दिस थिंग। मुझे, अगर आप सारे ऑप्शंस देखते हो, लुक एट द ऑप्शंस, व्हाट हैव दे गिवन अस? क्या कर सकते हैं बताओ? एक भी ऑप्शन में T1 T2 कुछ नहीं है, मुझे खाली H U N और G, ये चार चीजें चाहिए। बताओ क्या कर सकते हैं? किसको कहां सब्स्टिट्यूट करें? T2 को कहां सब्स्टिट्यूट करें? यू वांट मी टू सब्स्टिट्यूट यहां से T2 हटा दूं और मतलब T2 जो एन T1 है वो यहां पे डाल दूं? हाउ विल इट हेल्प? चलो लेट्स सी। दिस इज माइनस ऑफ H U T2 की जगह पे तुम क्या बोल रहे हो? n टाइम्स T1 माइनस ये क्या है? G by 2। फिर T2 का स्क्वायर विल बी व्हाट? n स्क्वायर T1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो एक T2 तो कटा, T1 की जगह पे क्या डाल दूं? इन दैट केस क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ H U N, इट इज T1 इज व्हाट? U by G माइनस G by 2 n स्क्वायर। T1 स्क्वायर मतलब क्या? U स्क्वायर by G स्क्वायर। एंड देन यू वांट मी टू सॉल्व दिस? ठीक है, तो लेट्स सी हाउ डज इट गो। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास? माइनस ऑफ H। राइट में क्या है? n टाइम्स U स्क्वायर बाई G, है ना? U स्क्वायर बाई G n टाइम्स माइनस ये G से ये G कटेगा तो न्यूमरेटर में क्या है? n स्क्वायर U स्क्वायर, नीचे है 2 और है G। ओके, फिर लेट्स से दिस इज अगेन माइनस ऑफ H। क्या मैं यहां से U स्क्वायर बाई G कॉमन ले लूं? इफ आई डू दैट व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? n माइनस U स्क्वायर बाई G गया है तो इधर क्या आएगा? n स्क्वायर बाई 2। खाली थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ आ तो रहा है, कुछ तो दिख रहा है ऐसा। आर यू विथ मी? एक काम करूं, अलाउ दिस नेगेटिव साइन टू गो हियर। सो यहां पर हो जाएगा H, यहां पर हो जाएगा U स्क्वायर बाई G, और बिकॉज ये माइनस इधर जा चुका है ये नेगेटिव बनेगा माइनस n और ये बनेगा प्लस n स्क्वायर बाई 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड नाउ वी विल हैव टू चेक द ऑप्शंस कि उनको क्या चाहिए। उनको ना सभी ऑप्शंस में G और H एक तरफ चाहिए, तो मैं इस G को इस तरफ लेकर आता हूं, ठीक है?
तो ये हो जाएगा जी और एच, ठीक है। और ये यू स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझा मैंने क्या किया? मैंने जी को इस तरफ लिया, ये वाला यू स्क्वायर इस तरफ, अभी अंदर क्या बचा? एन कॉमन ले लूं एक, हाँ इधर एन स्क्वायर है इधर एन है, एन कॉमन ले लेते हैं, तो फिर यहां पे क्या बचेगा? एन बाई टू माइनस वन। सो व्हाट इज दिस? जी एच यू स्क्वायर एन, इधर कुछ नहीं है तो वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एन माइनस टू बाई टू। डू वी हैव अ चॉइस? ठीक है, तो इस तरफ अगर लिया तो ये क्या हो जाएगा? टू जी एच यू स्क्वायर एन, एन माइनस टू, टू जी एच यू स्क्वायर एन, एन माइनस टू इज ऑप्शन ए। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी के साथ साथ आपको एक और चीज नोटिस करनी है। सी, दिस वाज द शॉर्टकट। हेलो, ये कौन सा शॉर्टकट है? टाइम टेकन टू रीच टू द टॉप। एक शॉर्टकट यूज किया, फिजिक्स का एक फॉर्मूला लगाया, ये वाला। ये कहां से कहां तक? फ्रॉम टेरेस टू टॉप टू ग्राउंड, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अच्छा, ध्यान देने वाली चीज क्या थी कि जब आप टेरेस से निकलेंगे, फिर आप किधर भी जाओ, बट अंत में पहुंचे किधर? तो ये आपका स्टार्ट है, ये आपका फिनिश है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है? एच। नीचे गए माइनस एच, यू लिया, ए को डाला एंड देन सॉल्व। यहां से जो आपने सब्स्टिट्यूट किया कि पहले T2 को रिप्लेस किया एज व्हाट? एन T1, है ना? ये देखो, यहां से आपने क्या किया? रिप्लेस किया किसको? T2 को। और फिर जैसे ही T2 रिप्लेस हो गया, पूरा इक्वेशन किसमें बन गया? T1 में। और फिर यहां से आपने T1 रिप्लेस कर दिया, मतलब आपका T2 भी गायब हो गया, T1 भी गायब हो गया। वंस यू डू दैट, उसके बाद अलजेब्रा 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 अलजेब्रा। आर यू गेटिंग इट? एंड व्हाई डिड वी ट्राई टू एलिमिनेट T1 एंड T2? क्योंकि ऑप्शन में तो T1 T2 है नहीं, क्वेश्चन में तक T1 T2 नहीं था। वो T1 और T2 तो मैंने लिया था सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेटली ऑप्शन में तो मिलने नहीं वाला। तो अब आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, T1 और T2 को एक एक करके गायब करना है, फिर सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीवन? फाइन। दिस वाज व्हिच क्वेश्चन? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18. Let's go for the next question as question number 19. Question number 19, everyone. Let's see. What does it say? A ball is dropped onto the floor from a height of 10 meter. It rebounds to the height of 5 meter. If the ball was in contact with the floor for so and so time, what is the average acceleration during the contact? It's a very nice question. ऐसे ही क्वेश्चन इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, लॉज ऑफ मोशन नाम का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट सेम होगा, बट वहां पे सेंटेंस का फ्रेम थोड़ा अलग होगा। समझ के लो हो क्या रहा है। ये है आपका ग्राउंड, यहां से एक बॉल आपने रिलीज करी, यू अंडरस्टैंड दिस? रिलीज किया, फेंका नहीं है। अब ये बॉल कितनी हाइट से आपने रिलीज करी, जरा एक बार वो भी पढ़ लो। तो 10 मीटर से आपने इस बॉल को क्या किया? रिलीज किया। तो ये बॉल क्या होगा? गिरेगा 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 गिरेगा, यहां गिरेगा। जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तो टकराएगा जोर से, आएगा कुछ वेलोसिटी के साथ, अरे आया ना? तो यहां पे टकराते वक्त उसके पास कुछ तो भी वेलोसिटी होगी। कैन यू फाइंड दैट वेलोसिटी? डू वी हैव अ शॉर्टकट फॉर दिस? ये कौन सा केस है? टॉप टू बॉटम। What is the velocity with which the body will strike the ground? So V is equal to under root of 2gh. Hello, ओरली करेंगे। h कितना? 10, 10 और ये 10, 100, 100 और ये 2, 200, 200 का रूट 14 पॉइंट समथिंग। 196 का रूट क्या होता है? 14। तो 200 मतलब क्या? 14 से थोड़ा ऊपर ना। या फिर एक काम करो, चलो ये G और H कितना? 100,
h is 10, right? g 10, और लेट्स पुट g as 9.8. g को अगर आपने 9.8 ही रखा और h कितना है, 10 से 10 कटा, ये है नेचुरली 196 आ गया. क्या बोला है? जी उन्होंने बोला है 10 लेने, बट इट इज ओके नॉट टू लिसन. इट इज इन माई फेवर. अगर मैं जी को 10 लेता हूं तो वहां पे 200 आ रहा है और 200 का रूट निकालना मुश्किल हो रहा है. अगर मैंने जी को ले लिया 9.8 तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना. एम आई गेटिंग द बेटर नंबर्स विद 9.8 और बैड नंबर्स विद 9.8? I'll go with 9.8. Velocity is what? 14 मीटर पर सेकेंड. तुम एक जिंदा इंसान की हर बात नहीं मान रहे, तो मैं किताब में लिखा हुआ एक नंबर की बात मान लू, जबकि मुझे दिख रहा है कि जी को 9.8 लेने पे मुझे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है. I'll go with 14 मीटर पर सेकेंड. ऑल गुड, फाइन. नाउ ये बॉल जमीन पे टकराई और फिर यहां से वो बॉडी उछलेगी. अब इट विल बाउंस बैक. ओके, अब जब ये बाउंस बैक करेगी तो बाउंस बैक वाली वेलोसिटी को मैंने वापस ले लिया u. बॉडी टकराई कितनी स्पीड से? 14. बट क्या बाउंस बैक भी 14 से होगा? ऐसा नहीं होता. जब बॉडी 14 से टकराएगी तो थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा. कैसे एनर्जी लॉस होगा? मान लो मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैंने ऐसा फेंका, ग्राउंड पे टकराया, टकराएगा, आवाज आएगा कि नहीं आएगा? आवाज मतलब क्या? साउंड एनर्जी. ये एनर्जी कहां से आई? बॉल का एनर्जी लॉस हो गया. आर यू गेटिंग इट? कि बाउंस हो रहा है. बॉल बाउंस होने दो पापा, कॉन्सेप्ट बाउंस मत होने दो. तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी दो गाड़ियां टकराती है, डेंट आता है किसी गाड़ी में, कुछ बम्पर वम्पर टूटेगा, हेडलाइट वेडलाइट फूटेगा, जोर से आवाज आएगा, क्या हो रहा है? ये सब लॉस ऑफ एनर्जी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सिमिलरली जब ये बॉल टकराया, टकराया कितने से? 14 मीटर पर सेकेंड से, तो उछलेगा भी 14 से क्या? नहीं, उछलने वाली स्पीड 14 से कम या उससे ज्यादा? कम. एनर्जी लॉस हो रहा है, तो उछलने का स्पीड कैसा होगा? कम होगा. तो उछलने वाली स्पीड क्या होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि बॉल कितना उछला, मतलब यहां से उड़ा 5 मीटर तक आया. अच्छा, 5 मीटर तक आया, मतलब वहां पे तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई ना. एंड हाउ हाई द बॉल हैज कम? 5 मीटर. कितना ऊपर आया वो? 5 मीटर. तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, s इज सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. हेलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. व्हाट इज v? 0. व्हाट इज u? मुझे नहीं पता. 2. एक्सेलरेशन कितना? -10. s इज 5. आर यू गेटिंग इट? तो ये कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 5, 100. इधर आया तो प्लस 100 इज u स्क्वायर. तो u कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब आप देखो, बॉडी टकराई कितने से? 14 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन बॉडी उछली कितने से? 10 से. 4 मीटर पर सेकेंड का लॉस हो गया. वो लॉस कहां हो रहा है? जब बॉडी टकराएगी तो बॉल दबेगा, आवाज आएगी, फ्रिक्शन होगा ग्राउंड के साथ, ये सब में एनर्जी क्या हो गया? लॉस हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हालांकि आपका ये सब काम नहीं है. आपको उन्होंने एग्जैक्ट सवाल क्या पूछा है? व्हाट डू दे वांट? टेल मी. व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन? आप बताइए. एक्सेलरेशन एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग. फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या? जिस वेलोसिटी के साथ बॉल उछला. उछला कितनी स्पीड के साथ? 10. कहां उछला? अरे उछलना मतलब ऊपर. तो ये जो 10 है वो पॉजिटिव है. फिर ये फॉर्मूला का माइनस, और v इनिशियल मतलब क्या? जितनी स्पीड से बॉल टकराया. टकराया कितनी स्पीड से?
14 से, बट जब वो 14 की स्पीड पे था तब कहां जा रहा था वो? अरे तो ग्राउंड आ गया, नहीं तो जा तो नीचे ही रहा है ना। तो 14 इज अपॉन टाइम इज 0.01. सो माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस 14, 24 upon 0.01 is 1 by 100. 100 goes up. What is the answer? 2400 meter per second square. What is it? What is the closest option we have for this? Option A. आपको समझ में आ रहा है क्या करना था? एक बार वापस सुनो. फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या? वेलोसिटी विथ विच बॉडी बाउंस बैक किया. बाउंस बैक कितनी स्पीड से कर रहे हो आप? 10 से. फिर इनिशियल स्पीड मतलब क्या? जितनी स्पीड से बॉडी ग्राउंड को टकराया. टकराया कितनी स्पीड पे? 14. बट उछला मतलब ऊपर गया, +10. और टकराया मतलब नीचे जा रहा था, -14. और फिर ये वाला माइनस तो फॉर्मूला का माइनस है. माइनस और माइनस प्लस, 10 और 14 24, और ये 2400. डू यू गेट इट? आ रहा समझ में? प्लीज कॉपी. क्वेश्चन नंबर 17 इट इज. इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. ये देखो, उनका सवाल कुछ ऐसा है that we have a water tap, और ऐसा नल में पता है कभी कभी छोटे छोटे लीकेजेस हो जाते हैं, एक एक बूंद पानी गिरता रहता. तो ये है आपका ग्राउंड. तो उनका सवाल ये है कि इस नल से पानी गिर रहा है और एक एक बूंद पानी गिरते जा रहा है. अब जैसे मान लो पहली बूंद टपकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी. तो 2 बूंद के बीच में जो टाइम है इट इज फिक्स्ड. नल खराब हुआ है ना, तो जो टप 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 पानी गिरता रहा तो उसका टाइम फिक्स होता है. आर यू गेटिंग इट? रीड द क्वेश्चन. Water droplets are coming out of a tap which is 5 meters from the ground at equal interval. आपको समझ में आ रहा है? Equal interval पे. और अब उनका कहना क्या है? ये जो पानी का नल है वो जमीन से कितना ऊंचा है? वो 5 मीटर ऊंचा. तो मान लो जब पहली बूंद गिरी होगी तो यहां से निकली होगी वो, तो है ना. उस वक्त इस पहली बूंद का स्पीड क्या रहा होगा? 0. ऐसा है ना. अब वो गिरेगा और 0 की स्पीड से 5 मीटर ट्रैवल करते करते जब ये वाली बूंद ग्राउंड तक पहुंचेगी तो उसको समय कितना लगा होगा? द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ड्रॉपलेट टू रीच टू द बॉटम. टाइम टेकन बाय द फर्स्ट droplet to reach to the bottom is how much? Time. Yes. T is equal to under root of 2h upon g. ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है. h कितना? 5. तो 2 5 10, g 10. तो कितना समय लगा? तो पहली बूंद को नल से निकलने के बाद जमीन तक पहुंचने में लगेगा 1 सेकेंड. आर यू गेटिंग इट? अब सवाल में क्या बोला है कि जब ये पहली बूंद जमीन पे पहुंची तब तक तीसरी बूंद यहां से निकल गई. चेक चेक चेक. बाय द टाइम फर्स्ट ड्रॉपलेट हैज ऑलमोस्ट रीच्ड टू द ग्राउंड, द थर्ड ड्रॉपलेट इज रेडी टू लीव. मतलब अगर ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो बीच में 1 सेकेंड होगा. तो वो सेकेंड ड्रॉपलेट भी यहां पर कहीं पे होगा. अरे आया ना. अच्छा, इन सब के बीच में टाइम इंटरवल कैसा है? सेम. मतलब ये पहला वाला जब यहां से निकला तो उसको 1 सेकंड लगा. ये इधर पहुंचा मतलब ये इधर आ गया, तो ये कब निकला होगा? 0.5 सेकंड के बाद. इन दोनों के बीच में गैप 0.5 सेकंड. इन दोनों के बीच में भी गैप कितना? तभी तो इक्वल इंटरवल होगा. सोचो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. आर यू गेटिंग इट? तो पहले पहली बूंद निकली, फिर आधे सेकंड के बाद दूसरी निकली, फिर आधे सेकंड के बाद तीसरी निकली. अरे यार, लेकिन तब तक पहली वाली इधर पहुंच गई क्योंकि उसको 1 ही सेकंड लगता है, और तीसरी वाली रेडी है अभी. आर यू गेटिंग इट? सवाल क्या है तुम्हारा? हाउ फार अबाउट द ग्राउंड इज विच ड्रॉपलेट? अगर मैं पूछूं हाउ फार इज द फर्स्ट ड्रॉपलेट, तो फर्स्ट ड्रॉपलेट तो टच हो गया ग्राउंड को.
और तीसरा किधर है, नल के ऊपर ही है, वो 5 मीटर ही है। बात हो रही है इसकी, तो ये जमीन से कितनी ऊपर है इज माई क्वेश्चन। अब ये जमीन से कितनी ऊपर है ये मैं निकाल लेता हूं, ये पता करके कि ये ऊपर से कितनी नीचे आई है। आर यू गेटिंग इट? सो इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज 0, हर ड्रॉपलेट यहां से निकलता है तो यू उसका कैसा रहता है, 0 रहेगा। हाफ इज हाफ, एक्सेलरेशन को ले लो -10 टी का स्क्वायर। आप मुझे सोच के बताइए टी कितना है, 0.5। सेकंड वाले ड्रॉपलेट ने अभी तक 0.5 सेकंड ही ट्रैवल किया है, और 0.5 सेकंड में वो भी इधर पहुंच जाएगा। तो अभी तक कितना ट्रैवल कर चुका है, कितने समय के लिए, 0.5 बोले तो 5/10। अरे हाँ या ना, कितना होगा ये, इसको रखो हाफ -10, और ये 5 का स्क्वायर 25, और ये 10 का 100। आर वी गेटिंग इट? कितना आया ये 0 से ये 0 कटेगा, और ये 2 और ये 25, 12.5। हेलो, 12.5 और नीचे 10, 1.25, मतलब हाँ ऑफ कोर्स माइनस। ये माइनस का मतलब क्या है कि आपकी पानी की जो बूंद है, जो ड्रॉपलेट है, वो नीचे जा रहा है, वो तो मालूम है मुझे। तो अब ये ऊपर से कितना ट्रैवल कर चुका है, 1.25 मीटर। तो नीचे से कितना ऊपर है, 5 - 1.25, 3.75 मीटर। डू वी हैव अ चॉइस? हेलो, ये मैंने क्या सॉल्व किया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये है हाउ फार द सेकेंड ड्रॉप has traveled from the top in half second। ये मैंने वो निकाला कि जब तक पहली बूंद जमीन पे पहुंचेगी तब तक दूसरी बूंद ने 0.5 सेकंड ट्रैवल किया। उस 0.5 सेकंड में वो कितना दूर चला गया, तो वो चला गया 1.25 मीटर। वो मुझे मिला यहां से। ये नेगेटिव से ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या, पानी की बूंद नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही तो माइनस वैसे भी आना चाहिए था, और आ भी गया। तो कितना ट्रैवल किया, 1.25। अब अगर आपका सवाल ये होता कि हाउ फार द सेकेंड ड्रॉप हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम द टॉप, तो आंसर है 1.25। बट आपको फ्रॉम द टॉप नहीं पूछा है, फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है। ठीक है, ये 5, ये 1.25, तो ये कितना, तो फिर आखिरी स्टेप क्या होगा, 5 - 1.25 is 3.75 meter. What is this? This is the distance from ground. और किसका डिस्टेंस, ऑफ द सेकेंड ड्रॉपलेट। इज दैट फाइन? तो ये आपका पहला स्टेप। पहले स्टेप में मैंने क्या निकाला कि पहली बूंद को जमीन तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। आर यू गेटिंग इट? अब ये यहां पर है, तब तक यहाँ पे तीसरी है, मतलब दूसरी वाली बीच में आई होगी, और ये सबके बीच में गैप कैसा है, टाइम का गैप एक जैसा। तो अगर ये पूरा लगा 1 सेकेंड, तो ये आधा, ये आधा, मतलब दूसरी वाली ड्रॉप ने कितना ट्रैवल कर लिया है, कितने समय तक ट्रैवल कर लिया है, आधे सेकंड तक। और उस आधे सेकंड में ट्रैवल कितना हुआ, 1.25। 1.25 फ्रॉम वेयर, 1.25 फ्रॉम द टॉप। तो जमीन से कितना दूर है, स्टेप नंबर 3, 5 - 1.25 इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड फॉर द सेकंड ड्रॉपलेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, आ रहा है समझ में कि all good? Fine. 17, 18, 19, copy all these 3 questions and then we go for a break. See you after the break. Yeah, what does it say? A body falling from a high minaret travels 40 meter in the last 2 seconds of its fall to the ground. Height of the minaret in meter. Minaret समझा आपको, मीनार, ऐसे कुतुब मीनार है, वैसे होते हैं ना वॉच टावर्स, a solo single building, very thin but very tall, मीनार कहते हैं उसे। तो ऐसा एक मीनार है, वो कितना ऊंचा है मुझे नहीं पता, बट मैंने वहां से एक चीज फेंकी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो आई डोंट नो हाउ हाई दिस मीनार इज, इसकी टोटल हाइट क्या है मुझे नहीं पता, बट यहां से मैंने एक चीज फेंकी। फेंकी मतलब रिलीज करी विद इनिशियल वेलोसिटी 0। अब जब मैंने इस चीज को फेंका तो ऑफ कोर्स ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा।
कुछ तो टाइम लगेगा। सवाल क्या कह रहा है कि आखिरी 40 मीटर नीचे से इधर, आखिरी 40 मीटर उसने 2 सेकंड में ट्रैवल किया, तो टोटल हाइट कितना होगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक बार क्वेश्चन पढ़ो वापस। व्हाट डज इट से? कि एक मीनार है, वो कितना ऊंचा है आपको पता नहीं है, वहां से आपने एक बॉडी को रिलीज किया, इनिशियल स्पीड u 0 के साथ, और जब आपने उसको छोड़ा तो ये ट्रैवल करेगा और अंत में वो गिरेगा कहां पे? ग्राउंड पे। सवाल क्या बोला है कि लास्ट के 2 सेकंड में इस बॉडी ने 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपका टोटल हाइट कितना है, इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एवरीवन? ठीक है। अब मान लो ये टोटल हाइट है h, नीचे है 40, तो फिर रेड पेन, टोटल हाइट कितना है h, ये कितना है 40, तो फिर ये हाइट कितनी हुई? बोलो यार, h माइनस 40। आर यू गेटिंग इट? और मान लो पूरा ऊपर से नीचे आने में टाइम लगा होगा t, लास्ट के 2 सेकंड इधर गए, तो इधर कितना टाइम लगा होगा? t माइनस 2। आर यू गेटिंग इट? एंड या, तो अगर मैं पूरी बिल्डिंग को देखूं तो हाइट कितना h, और टाइम कितना लगा ऊपर से नीचे t। अगर मैं सिर्फ इतना देखूं तो हाइट 40 मीटर, वक्त लगा 2 सेकंड, और अगर मैं इतना देखूं तो h माइनस 40 इज द हाइट, और टाइम कितना लगा? टोटल टाइम t, इधर दो तो ये कितना लगेगा? t माइनस 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें किसी को कोई डाउट है? एवरीवन फाइन। नाउ कैन आई यूज दिस फॉर्मूला s is equal to ut plus half at square? I wish to use this formula s is equal to ut plus half at square। पहले मैं यूज करूंगा फुल बिल्डिंग के लिए, फुल बिल्डिंग s कितना? माइनस h नीचे, हेलो, u कितना? 0, क्योंकि पूरी बिल्डिंग से गिरा तो u कितना था? 0 था। हाफ a कितना? माइनस 10 t स्क्वायर, ये माइनस माइनस कटा तो h कितना हो गया? 5t स्क्वायर। कीप इट। इसका क्या करूंगा मुझे नहीं पता, आगे कहीं तो काम आएगा। अब मैं यूज करूंगा फुल बिल्डिंग नहीं, फ्रॉम टॉप टू अ डिस्टेंस ऑफ इतना h माइनस 40, मतलब सिर्फ यहां से यहां तक इतनी पढ़ाई कर रहा हूं मैं, तो s कितना हो जाएगा बोलो? माइनस ऑफ h माइनस 40, वापस u कितना? 0, ये कितना? हाफ माइनस 10, टाइम कितना? t माइनस 2 द होल स्क्वायर। ऑल गुड फाइन। यहां पे वापस अगर आप देखोगे ये माइनस से माइनस कटेगा, व्हाट डू यू हैव? आई हैव h माइनस 40 इज 5 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। h यहां पे डाल दूं, कितना आएगा? 5t स्क्वायर माइनस 40 इज 5t स्क्वायर माइनस 20t plus 20. Again 5t square gets cut. Okay, then you have minus 40, ये plus 20 इधर आएगा तो minus 20, minus 40 minus 20 minus 60 is minus 20t, माइनस से माइनस और 20 से 60, टोटल टाइम कितना हो गया? ये क्या है? ये कौन सा टाइम है? t, t मतलब ये, ओ सो आई नो दैट दिस इज हाउ मच? 3 सेकेंड नाउ। बट क्या उन्होंने आपसे टाइम पूछा था? नहीं। पुट दिस टाइम बैक हियर, इसको फिर से इधर डाल दो। अरे आपको h चाहिए ना, तो h क्या आ गया? 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 45 मीटर इज योर टोटल हाइट।
Is that fine? Do we have a choice of 45? Do we have a choice of 45? Yes, we do. Option B. अब अगर आप देखोगे मोशन अंडर ग्रेविटी में जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था, जो आज वार्म अप का पहला क्वेश्चन भी था, उसमें भी बिल्डिंग से ही एक चीज गिराई थी. उसमें बोला था कि ऊपर का आधा डिस्टेंस T1 में ट्रैवल किया, नीचे का आधा डिस्टेंस T2 में ट्रैवल किया. कैन यू रिकॉल दैट क्वेश्चन? तो यहां पर भी देखो ना, पहले मैंने ऊपर से नीचे तक का सॉल्व किया H और T के साथ, और फिर मैंने ऊपर से फिर से शुरू किया यहां तक. अच्छा, हर बार ऊपर से शुरू करने में फायदा क्या होता है पता है? आपके लिए U 0 हो जाता है ना. जब आप बीच वाली चीज को यहां से नीचे पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा अटकोगे, आपको U मालूम ही नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जितना हो सके उतना वो अवॉइड करेंगे. तो हमेशा कोशिश करो कि आप ऊपर से नीचे तक पढ़ो. बीच में से नीचे तक पढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है. डू यू गेट इट? यू ऑल्सो राइट क्वेश्चन नंबर 21 एज व्हाट? के इन अ वे इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16. चेक, वही था ना T1 T2 वाला. बिल्डिंग का आधा डिस्टेंस T1 में ट्रैवल किया, बचा हुआ आधा डिस्टेंस T2 में ट्रैवल किया. ये ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा? जब भी आप पढ़ाई करोगे ना, 16 और 21 को एक साथ पढ़ो तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? फाइन, प्लीज कॉपी. पढ़ते हैं क्या लिखा है. अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून which is going up with a velocity of 12 meter per second. The velocity of the packet after 2 seconds will be. आपको क्वेश्चन समझा? एक बलून है जो ऊपर जा रहा है. कैन यू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉट एयर बलून? ऐसा होता है ना हॉट एयर बलून. इवन पीपल कैन स्टैंड हियर. दिस इज टाइड विद अ बिग बलून एंड फिर यहाँ पे ऐसे फ्लेम्स होते हैं. अंदर कोई भी ऐसा गैस होता है जिसकी डेंसिटी हवा की डेंसिटी से कम होगी. तो डेंसिटी कम है तो दिस राइजेस अप. ठीक है. और यहाँ पे थोड़ा सा आग वाग लगाते हैं ताकि अंदर का जो गैस है वो गर्म रहे. गर्म रहेगा तो डेंसिटी उसकी कम रहेगी. अब आप बोलोगे सर गर्मी से डेंसिटी का क्या लेना देना? किसी भी चीज को जब आप गर्म करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीजें क्या होंगी? एक्सपैंड होंगी. एक्सपैंड हो गया मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा. व्हाट इज डेंसिटी? इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? कम होगा. आर यू गेटिंग इट? दिस स्टडीज, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ये एक अलग पढ़ाई है, हम वहां पे नहीं जाएंगे, पर ये खाली आपको एक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया. किसी भी चीज को गर्म करने से क्या होता है? उसका डेंसिटी कम होता है. वन लास्ट टाइम, व्हाट इज द लॉजिक? टेम्परेचर बढ़ाने से बॉडी क्या होगी? एक्सपैंड. एक्सपैंड होना मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी. तो यहाँ से क्या सीखने मिला कि गर्मी बढ़ाने से डेंसिटी कम होती. इज दैट फाइन? ठीक है. अब यहाँ पे लेट्स गेट बैक टू आवर चैप्टर. तो ये जो पूरा बलून है ना, ये ऊपर जा रहा है. किस स्पीड से? 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बलून ऊपर जा रहा है. अब मान लो अगर एक गाड़ी है 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, गाड़ी में आप बैठे हो, तो आपकी स्पीड क्या है? आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर ही है उस व्यक्ति के लिए जो गाड़ी से बाहर है, और आपकी स्पीड है 0 उस व्यक्ति के लिए जो आप ही के साथ गाड़ी में अंदर बैठा है. अरे यार, अभी मैं बलून में नहीं हूं, मैं बाहर रुका हूं, मैं बलून को देख रहा हूं. तो अगर बलून 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो अगर बलून में कोई यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है तो वो भी 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर ही जा रहा है. अगर उस व्यक्ति के हाथ में कोई चीज रखी है हाथों में अभी, तो वो चीज भी 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है. लेकिन अब उसके हाथ से वो चीज फिसल गई तो वो गिरना शुरू करेगी. तो उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द क्वेश्चन? रीड द लास्ट लाइन. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पैकेट आफ्टर 2 सेकेंड? मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है 12, मुझे टाइम दिया है 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद पूछा है वेलोसिटी. व्हाट फॉर्मूला आर वी गोइंग टू यूज? v इज इक्वल टू यू प्लस, u को मैं क्या लूंगा पता है? +12. वाई +12? बिकॉज द बलून वॉज ऑलरेडी गोइंग अप. सो अंदर की जो पैकेट था, ये पैकेट है, ये पैकेट भी ऊपर जा रहा है विद द सेम स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड.
आर यू गेटिंग इट? हाँ, अगर बलून हवा में रुका हुआ है, स्थिर, स्टेशनरी, तो फिर बलून का स्पीड 0 है। तो ये ऑब्जेक्ट का, पैकेट का स्पीड भी क्या होता? अगर बलून नीचे आ रहा होता तो पैकेट भी नीचे आ रहा होता, तो फिर ये मैं -12 ले लेता। आर यू गेटिंग इट? फाइन। फिलहाल बलून ऊपर जा रहा है, इसलिए पैकेट भी ऊपर जा रहा है, यू का वैल्यू हो गया 12 प्लस फॉर्मूला का प्लस, एक्सेलरेशन इज -10 ऑलवेज, ग्रेविटी आएगी उसको नीचे लेकर, और टी फॉर टाइम, टाइम कितना है? तो फिर आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? 12 प्लस -20 कितना? -8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि 2 सेकंड के बाद वो जो पैकेट है वो नीचे आ रहा होगा विद द स्पीड ऑफ 8। नेगेटिव का मतलब क्या? द पैकेट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन, द पैकेट हैज स्टार्टेड व्हाट? कमिंग डाउन। जिसका ध्यान यहां पर है, जिसको समझ में आ रहा है, उसको मेरे हैंड राइटिंग से ज्यादा तकलीफ नहीं है, ठीक है? फेयर इनफ। सो व्हाट चॉइसेस डू वी हैव? -8 है, 8 है, क्या है? हाँ, वो g का वैल्यू इधर 9.8 लोगे और 10 तो 9.8 एंड देन 12 माइनस 9.8 व्हाटएवर इनटू 2, इधर 9.8 इनटू 2 होगा ना, ये आएगा 19.6। हाँ, तो 12 माइनस 19.6 इज एग्जैक्ट -7.6। इज दैट फाइन एवरीवन? व्हिच ऑप्शन? वी आर मैचिंग विथ व्हाट? 7.6 मीटर पर सेकेंड माइनस में, ऑप्शन सी। Did you understand both the questions? Pakka? Please copy. A body is thrown vertically up with a velocity of u. It's a very beautiful question. Look at this. यहां पर एक बॉडी है, इसको आपने ऊपर फेंका u की स्पीड से, तो अब ये बॉडी धीरे धीरे ऊपर जाएगी। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना, क्योंकि कहीं आप ऊपर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके तो रुकोगे ना, जहां जाके रुके वहां पे वेलोसिटी कितनी? बट फिर धीरे धीरे स्पीड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता रहता है। यहां पे नीचे से ऊपर जाते जाते धीरे धीरे स्पीड कम होता है। ऑल सॉर्टेड? अब क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखो। लेट मी मेक दिस एरो लिटिल स्मॉलर। या सो मैंने बॉडी को ऊपर फेंका u की स्पीड से। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि u की वैल्यू है 10। अब ये अंत में तो बॉडी रुकने वाला है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है? 0। 10 से 0 इमीडिएटली तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना 10 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 0। दिस कैन नॉट हैपन। 10 से 9 8 7 6 धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। तो जब धीरे धीरे कम होने वाला है तो क्या कहीं ना कहीं 5 भी तो होगा? हेलो, कहीं ना कहीं 3.33 भी तो होगा, कहीं ना कहीं 2.5 भी तो होगा। देखो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब अगर शुरुआत करी 10 से तो 5 मतलब क्या? 10 का आधा u/2। 3.33 मतलब क्या? u/3। और 2.5 का मतलब क्या? u/4। मतलब धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सवाल में क्या बोला है, सुनो ध्यान से। कि मान लो बॉडी इस रास्ते पे गई, ठीक है, यहां पे, तो आपने फेंका किससे? u से। कुछ देर बाद स्पीड क्या हो गई? आधी। थोड़ा और ऊपर गए, स्पीड क्या हो गया? u/3। थोड़ा और ऊपर गए, स्पीड क्या हो गया? u/4। फिर धीरे धीरे और ऊपर जाओगे, इवेंचुअली स्पीड क्या हो जाएगी? 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब उन्होंने शायद इस पॉइंट को ए नाम दिया है। हाँ, इसको नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है बी, और इसको नाम दिया है सी। और आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी, राइट ना? ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी का आपको रेशियो पूछा है। इज दैट फाइन? मैंने आपको हिंट दिया था इसका। कैसे, क्या सोचा आपने हिंट के बारे में? व्हाट इज द हिंट दैट आई गिव यू? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, पहले आप सोचिए a से b तक, a से b तक। तो जब आप a से b जा रहे हो तो आपकी इनिशियल स्पीड क्या है? u/2। तो u की जगह पे क्या डालोगे? u² by 4। स्क्वायर करना है ना,
और आप कहां से कहां जा रहे हो, ए से बी, ए से बी, तो जब आप बी पर पहुंचे तब फाइनल स्पीड कितनी है, u/3, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड v u²/9 प्लस 2 माइनस जी, और s, s मतलब क्या, उन दोनों के बीच का गैप, उन दोनों के बीच का गैप मतलब कौन, ए बी, अरे वही तो निकालना है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो यहां से क्या मिलेगा बताओ, ये इस तरफ आएगा माइनस होगा, सोचो, ये इस तरफ आएगा क्या होगा, माइनस होगा, u² कॉमन ले लो, अंदर क्या है तुम्हारे पास 1/9 1/4 है ना, और ये 2 और g भी इस तरफ आ जाएंगे, तो 1/-2g इज इक्वल टू ए बी। टेल मी, आर यू कन्विंस्ड? ये 29 नहीं है, दिस इज 2 times g। हेलो, कैन यू सॉल्व एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ ए बी? यहां से ए बी क्या आएगा, सी दिस इज 4 -9 कितना, -5 बाय 36, और ये कितना है 2 and g 20, ये माइनस और ये माइनस कटा, तो ए बी क्या हो गया, ऊपर u², नीचे 36, 5 और 20 कटेगा 4 के साथ, इतना करके छोड़ दो, यहां से इधर आना, ये आपने क्या निकाल लिया, ए बी। आई विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, बट दिस टाइम आई विल अप्लाई बिटवीन बी एंड सी। अब मुझे बताओ, जब आप बी से सी पे जा रहे हो, व्हाट इज योर फाइनल वेलोसिटी, u/4, उसका स्क्वायर किया तो u²/16। बी से सी जाते वक्त व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, u/3, स्क्वायर किया तो u²/9। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड प्लस 2, a इज माइनस जी, एंड s मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, बी सी, इज दैट फाइन? क्या हो जाएगा, सेम, यहां से u² कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा 1/16 - 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 - 16 -7, एंड 16 9s are 144, और ये क्या है 2g, वो भी तो इस तरफ आएगा -1/20, ये आपको क्या मिला, BC। तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ BC? बस ऐसे ही छोड़ दो फिर, और क्या, ये माइनस से माइनस गया ना, तो u² 7, नीचे 144 और 20, ये आपने क्या निकाल लिया, BC। व्हाट डू दे वांट, दे वांट द रेशियो ऑफ AB एंड, तो AB बाय BC इज व्हाट इज AB, चलो ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज AB, u² 36 and 4, and what is BC, u² 7, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा 144 and 20। आर यू गुड विद दैट अलजेब्रा पार्ट? फाइनल, व्हाट आर वी गेटिंग, ये u² से ये u² कटा 36, अच्छा चलो 4 3s are, है ना, 4 3s are 12, 2 बचेगा 24, 4 6s are, एंड देन 36 और 36 भी कटा, तो 20/7। डू वी हैव अ चॉइस, AB by BC is 20/7, what option is it, D। फाइन, आया तुमको समझ में? एक बार वापस से देख लो, पहले बॉडी कहां से कहां जा रही है, ए से बी, तो ये इनिशियल स्पीड, ये फाइनल स्पीड, और डिस्टेंस ए बी। फिर बॉडी जा रही है बी से सी, ये इनिशियल ये फाइनल, डिस्टेंस बी सी। सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, इसमें यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि बाकी दोनों फॉर्मूला में टाइम आएगा, टाइम का तो कोई बात ही नहीं हो रहा। आर यू गेटिंग इट? सो दैट्स इट देन, 2 बार अप्लाई किया, इसमें लिखते वक्त ध्यान रखना, इसके बाद ये, इसके बाद इस तरफ, एंड देन यहां से ए बी का रेशियो निकाला, यहां से BC का रेशियो निकाला। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व दिस, 36 × 4 करना, या फिर 7 144 20, ये सब सॉल्व करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैसे भी रेशियो निकालने वाले हो, तो जो भी काट पुट करना है सब लास्ट में करो, बाकी ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहो। Am I very clear? Please copy what you see. So now we are starting with what? We are trying some graphs. पहले हम ट्राई करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब यहां से जो भी होगा मोस्टली ग्राफ रिलेटेड थिंग्स ही है, बाकी तो मोटा मोटा अपना ये चैप्टर जो है वो मोशन इन 1D खत्म होने आया है, ठीक है।
फाइन. सो व्हाट आर वी स्टार्टिंग अगेन? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आता है ये बताइए. डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एस लिखता हूं, टाइम के लिए मैं टी लिखता हूं. इट इज एस वर्सेस टी ग्राफ एंड आई हैव जस्ट ड्रॉन अ लाइन लाइक दिस. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इससे मेरा क्या मतलब हुआ? क्या ये बॉडी चल रही है कि रुकी हुई है? मेरा सवाल क्या है? दो ही ऑप्शन है. क्या ये बॉडी चल रही है? क्या ये बॉडी रुकी हुई है? हम रिव्यू से चल रही है. ओके. कितने लोगों को लगता है बॉडी रुका हुआ है? ओके, लेट्स सी. ऊपर क्या है? वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट. तो मान लो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 5 मीटर. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? तो जब आप यहां पर थे, यहां पर समय है 1 सेकेंड. बॉडी किधर है? 5 मीटर पे. ये समय है 2 सेकेंड. अभी भी बॉडी किधर है? 5 मीटर पे ही है. यहां पे समय हुआ 3 सेकेंड. अभी भी बॉडी किधर है? 5 मीटर पे ही है. ये हो गया आपका समय 4 सेकेंड. अभी भी बॉडी कहां पर है? इसका मतलब क्या? समय बढ़ते जा रहा है, बॉडी का जगह 5 मीटर ही है. मतलब बॉडी चल रही है कि रुका हुआ है? द बॉडी इज एट रेस्ट. हेलो, आपको आया समझ में? तो अलग अलग समय पे आपके बॉडी का पोजीशन कैसा है? सेम ही है. तो इसको आप क्या बोलोगे? द बॉडी इज एट रेस्ट. टेल मी, आर यू कन्विंस्ड? ऑफ कोर्स, द बॉडी इज एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज जीरो. डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट ग्राफ? पक्का? श्योर? अगर सवाल ऐसा है, this is again displacement, this is time, but let's say the graph is like this. अब क्या होगा? कैसे सोचा? मान लो यहां पे 2 मीटर पे समय है 1 सेकेंड. यहां पे 5 मीटर समय है 3 सेकेंड. आर यू गेटिंग इट? यहां पे 8 मीटर और समय है 5 सेकेंड. तो समय बढ़ते गया, 1 से 3, 3 से 5, टाइम बढ़ रहा है. बॉडी के साथ क्या हो रहा है? बॉडी भी तो हिल रही है. 2 से 5, 5 से 8. तो यहां पे आपने लिखा द बॉडी इज एट रेस्ट. क्या वही यहां पे लिखूं मैं? नहीं. द बॉडी इज मूविंग. यहां पे मैंने लिखा वेलोसिटी जीरो. यहां पे मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी इज नॉट जीरो. इट इज नॉट जीरो, इट इज मूविंग. अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो वेलोसिटी कितनी है वो बता दो. मतलब आपसे क्या पूछ लिया? वेलोसिटी का वैल्यू. इट इज विच ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. डू यू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट? द स्लोप of displacement time graph, yes, gives us velocity. क्या निकालना पड़ेगा? अब स्लोप निकालने के तरीके tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन और डेरिवेटिव ऑफ वॉट एवर इज ऑन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वॉट एवर इज ऑन x एक्सिस. हेलो, हमारी इस परिस्थिति में y एक्सिस पे कौन है? तो ds और ये क्या हो जाएगा? dt. स्लोप ऐसे निकाल सकते हैं आप. स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हो, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो ग्राफ है इसका जो लुक है, इज दिस अ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन? इट्स अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में कहीं भी निकालो स्लोप हमेशा सेम आता है. मान लो अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, किसी ने बोला सर ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2 y2, तो आप क्या करते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. मान लो एक स्टूडेंट का एक आंसर आया. अगर किसी ने बोला सर मुझे ये x1 y1 लेना है, ये x2 y2 लेना है, तो ये दूसरे वाले का आंसर पहले वाले के साथ मैच होगा कि नहीं होगा?
मैच होगा। और किसी ने बोला ये और ये, कुछ भी ले लो यार, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इज ऑलवेज द, मतलब अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया है और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या निकालते हो, स्लोप। बट अगर स्ट्रेट लाइन निकली तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कैसा आता है, सेम। स्लोप सेम आया मतलब क्या, वेलोसिटी हमेशा कैसी आएगी, सेम। हाँ भाई, कांस्टेंट, सेम। इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। आर यू गेटिंग इट? आई रिपीट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डीवी का मतलब क्या होता है, चेंज। अगर मैं ऐसा करता डीवी बाई डी, तो आप बोलते हो कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट मैंने dt नहीं लिखा है यार, मैंने खाली dv लिखा है, मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। अभी तुमने क्या बोला, वेलोसिटी इज, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसके अंदर चेंज क्या आएगा, जीरो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट dv कैसा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी कैसा हुआ। कहने का ये मतलब है एक लाइन में कि अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे दूं, आर यू गेटिंग इट, और अगर ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी कैसी आएगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी निकालोगे कैसे, स्लोप से। एक्सेलरेशन कैसा आएगा, जीरो। इज दैट फाइन? बॉडी चल रहा है कि मूव कर रहा है, ऑफ कोर्स मूव कर रहा है। एक सेकंड पे आप 2 मीटर पे थे, तीसरी सेकंड पे आप 5 मीटर पे आ गए, पांचवें सेकंड पे आप 8 मीटर पर आ गए, आपकी जगह बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Change in velocity is zero. Velocity is constant because it's a straight line. Are you understanding, everyone? But अगर यहीं पे मैं आपको ग्राफ ऐसा दे दूं, this is displacement and time, and let's say I give you a graph like this. चलो, this is the graph. It is not a straight line anymore. आपको समझ में आ रहा है क्या बना रहा हूं मैं, I am making a curve. Everyone, okay. Now if I am making a curve, okay, I am making a curve. बहुत ध्यान से देखना, पहले ये बताओ बॉडी चल रहा है कि हिल रहा है, बॉडी चल रहा है कि रुका हुआ है, कैसे, जब टाइम इतना तो बॉडी यहां पर, टाइम बढ़ा बॉडी आगे गई, टाइम बढ़ा, अरे अलग अलग पॉइंट लेके देख लो ना, यहाँ पे 1 2 3 4, टाइम बढ़ते जा रहा है, बॉडी भी आगे जाती जा रही है। तो पहली लाइन क्या लिखोगे, बोलो, द बॉडी इज मूविंग। बोलो हाँ या ना, मूव हो रहा है मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो फिर वेलोसिटी बताओ फिर क्या आएगा, वेलोसिटी मतलब स्लोप, स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1. Is this advisable? No. This is advisable for a straight line. What is this? It's a curve. तो ये अवॉइड करो फिर आप। बट कर्व के लिए फिर स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y2 minus y1 मतलब डेल्टा y, डेल्टा y becomes dy, x2 minus x1 is delta x, that becomes, तो वेलोसिटी मतलब स्लोप, स्लोप मतलब dy by dx, मतलब आपको लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। हेलो, आ रहा है समझ में? से फॉर एग्जाम्पल एस है, ऐसे ही रैंडम कुछ भी ले रहा हूं, से एस होता है टी स्क्वायर, तो आप वेलोसिटी क्या निकालते, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर ना, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या आता, हेलो, ये आपको क्या मिला, ये आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिला। अरे ये सब हमने किया है, आपके 3-4 एग्जाम हो चुके हैं इसके ऊपर। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज जीरो, you put 0, velocity is 0. What is the velocity when time is 5, time is 6? तो समय के साथ वेलोसिटी फिक्स रहती है कि बदल रही है, तो इस परिस्थिति में समय के साथ वेलोसिटी बदलेगी। आर यू गेटिंग इट? वेलोसिटी बदलेगी मतलब क्या,
वेलोसिटी कांस्टेंट लिखोगे या वेरिएबल लिखोगे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी इज वेरिएबल, यहाँ पे वेलोसिटी बदलेगी। रीजन, इट्स अ कर्व। कर्व मतलब क्या? स्लोप इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये सब हमने डेरिवेटिव के टाइम पे किया हुआ है। समय के साथ आपका वेलोसिटी क्या होगा? बदलेगा। वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब एक्सेलरेशन जीरो या नॉन जीरो। आपको तीनों में चीजें समझी? यहाँ पे बॉडी कैसा है? रेस्ट पे, तो वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। आर यू क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बॉडी चल रही है, वेलोसिटी आएगी, बट वेलोसिटी आ रही है कांस्टेंट। कारण क्या है? इट्स स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल। कारण क्या है? तो जब भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में आपको क्या दिया हो? कर्व, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में इट्स अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज जीरो। और अगर स्ट्रेट लाइन है बट लेकिन फ्लैट, सी दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन ओनली, बट ये फ्लैट स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल पे। तो अगर फ्लैट स्ट्रेट लाइन निकला तो बॉडी कैसा? रेस्ट पे। वेलोसिटी कैसा? जीरो। एक्सेलरेशन भी कैसा? जीरो। क्या ये तीन चीज अभी के लिए आपको याद रहेगी? एवरीवन पक्का? ये आ रहा समझ में? प्लीज कॉपी व्हाट यू से। थैंक यू। नाउ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला भी आता है दिमाग में, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हेलो, एस इज इक्वल टू व्हाट? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जैसे मान लो अगर मुझे ये वाला ग्राफ यहां पर प्लॉट करना है, ये इक्वेशन का अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो ऑफ कोर्स ऑन माय y axis I will have displacement and on x axis what will I have? Time. Correct? हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं? A for acceleration। अब यहां पे तो acceleration कैसा था? जीरो था, मतलब ऐसा ग्राफ तो बनेगा नहीं। मुझे तो acceleration चाहिए ना। acceleration यहां पर है, देखो here acceleration is not zero, I want acceleration, मतलब ग्राफ तो ऐसा बनना चाहिए। Are you with me? अब अगर मैं ये ग्राफ ऐसे बनाने जा रहा हूं तो I am going to draw the same graph two times and then you will have to have a very careful observation कि दोनों ग्राफ में फर्क क्या है। There is a difference in both the graphs. What? ये वाला ग्राफ जैसे ही ओरिजिन से निकला तुरंत ऊपर उठा है वो, और ये वाला ग्राफ थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे गया और फिर ऊपर उठा है वो। इससे क्या होता है देखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी टाइम है, और हमको एक बात पता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है वो स्लोप से आपको क्या मिलती है। अब अगर मैंने यहां पे स्लोप बनाया मतलब क्या? जिस किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए वहां पर आप बना देते हो टैंजेंट। डू यू रिमेंबर दिस? तो अगर मैंने यहां पर टैंजेंट बनाया तो टैंजेंट आएगा ऐसे। इज दिस माय टैंजेंट टू द ग्राफ? लेकिन अगर मैंने यहां पे टैंजेंट बनाया स्टार्टिंग में तो माय टैंजेंट विल बी अ फ्लैट लाइन। अरे यार, ये जैसे ही निकला तुरंत ऊपर उठा ना, और ये पहले थोड़ा एक्स एक्सिस पे गया और फिर ऊपर उठा। ऐसा एक स्लो टेक ऑफ है ये, और ये इमीडिएट टेक ऑफ है। डू यू नोटिस द डिफरेंस इन द ड्रॉइंग? ये तुरंत ऊपर उठा है और ये पहले थोड़ा सा फ्लैट हुआ। इससे हुआ क्या? मैंने जो टैंजेंट बनाया वो कहां पर बनाया? शुरुआत में, मतलब t इक्वल टू जीरो। t इक्वल टू जीरो मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी। हियर माय इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। ये है ना मेरा ग्राफ, यहां पे तो मेरा ग्राफ ही फ्लैट हो गया, मतलब मेरा इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? आपको दोनों में फर्क समझा? what formula are we using? What formula are we trying to plot the graph of? s is equal to ut plus half at square। उसमें आपको यहाँ पे क्या दिखा? a for acceleration। acceleration का क्या मतलब है?
आपको एक्सेलरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए मतलब ग्राफ में कर्व तो आएगा। अगर बात एक्सेलरेशन की हो रही है तो ग्राफ हैज टू बी अ कर्व। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। तो मुझे यहाँ पर भी कर्व बनाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी कर्व बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैंने क्या प्लॉट किया? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर प्लॉट किया विद यू इक्वल टू यू नॉट जीरो, और यहाँ पर मैंने प्लॉट किया विद यू इक्वल टू जीरो। बट व्हाट डू यू मीन बाय यू? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बट लेकिन वेलोसिटी कैसे आती है? स्लोप से। मतलब अगर मैंने स्टार्टिंग में ही स्लोप निकाला तो जीरो आना चाहिए, जो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखो मेरा स्टार्टिंग का ही स्लोप कुछ तो है, तो स्लोप के लिए आप क्या करते हो? जहां पर आपको स्लोप चाहिए वहां पर आप बना लो टैंजेंट। आर यू गेटिंग इट? आपको कहां पर स्लोप चाहिए? यू का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम इक्वल टू जीरो। तो टाइम इक्वल टू जीरो पे अगर यहाँ पे स्लोप बनाया तो ऐसा बनता है, और टाइम इक्वल टू जीरो पे स्लोप बनाया तो ऐसा बनता है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कैसी आ गई? जीरो। यहाँ पर वेलोसिटी कैसी आ गई? नॉन जीरो। आपको ये डिफरेंस, आपको ये जो दोनों में फर्क है वो आपके दिमाग में बिठाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, वो तो मैंने ओरिजिन तक लेकर ही नहीं गया था मैं, इसलिए यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं किया। बट वी आर डिस्कसिंग द सेम हियर नाउ। आर यू गेटिंग इट? व्हाई ओरिजिन? ओरिजिन मतलब टाइम इक्वल टू जीरो। व्हाई टाइम जीरो? बिकॉज टाइम जीरो पे ही आप इनिशियल वेलोसिटी को पढ़ सकते हो, और वेलोसिटी कैसे मिलती है? स्लोप से। तो यहाँ पर मैंने स्लोप बनाया, कैसा है? जीरो है कि नॉन जीरो है? दैट्स व्हाई इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। यहाँ पर तो स्लोप भी कैसा आ गया? दैट्स व्हाई माय इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो कितने ग्राफ किए टोटल हमने? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में हमने किए 5 ग्राफ। पहले वाले ग्राफ में इट्स अ स्ट्रेट लाइन बट अ फ्लैट लाइन, बॉडी रेस्ट पे, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, खत्म। सेकंड, इट्स अ स्ट्रेट लाइन बट एंगल पे, बॉडी चल रही है, वेलोसिटी है नॉट जीरो, बट एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? स्लोप फिक्स्ड। स्लोप फिक्स मतलब वेलोसिटी भी फिक्स्ड। तो जब वेलोसिटी फिक्स्ड है मतलब वेलोसिटी चेंज, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सेलरेशन कैसा? सेकंड लाइन समझा। थर्ड लाइन में क्या हुआ? बॉडी तो चल रही है, अलग अलग समय पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है? अलग अलग, बॉडी इज मूविंग। कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है? कर्व है। कर्व का स्लोप डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। स्लोप अलग है मतलब वेलोसिटी भी अलग है, वेलोसिटी अलग है मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल हुई मतलब एक्सेलरेशन पिक्चर में आ गया, एक्सेलरेशन नाउ इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन विल बी देयर। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाओ और अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो इतना तो दिमाग में रखो, ग्राफ में कर्व आने वाला है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, अब अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी जीरो चाहिए तो कर्व कैसा बनाओ? थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे जाओ और फिर धीरे से टेक ऑफ करो। हेलो। और अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी भी नॉन जीरो चाहिए, मतलब क्या? स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो तुरंत वहीं से सीधा टेक ऑफ कर लो। कि अगर आपने टी इक्वल टू जीरो पे भी अगर आपने टेंजेंट बनाया तो यहाँ पे कुछ तो भी एंगल आना चाहिए। यहाँ पे सीधा कोई एंगल ही नहीं आ रहा। tan थीटा अप्लाई किया तो यहाँ पे जीरो आएगा, स्लोप जीरो। यहाँ पे tan थीटा अप्लाई किया, कुछ तो आंसर आएगा। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? पक्का? सो कॉपी दिस, दैट टेक्स केयर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। विच पार्ट? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सॉर्टेड? कॉपी। अभी देखो लास्ट में जो मैंने दो ग्राफ बताए उसमें क्या हुआ? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, करेक्ट? And then one graph was a very sharp graph like this, and then there was one more graph, it was displacement and time, और ये थोड़ा सा ऐसा था, ये x एक्सिस को ज्यादा टच हो रहा था और ये तुरंत ऊपर चला गया। रिमेंबर दिस? ये दोनों ही ग्राफ में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? कर्व मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट या वेरिएबल, और वेलोसिटी वेरिएबल मतलब एक्सेलरेशन जीरो या नॉन जीरो। तो इधर भी एक्सेलरेशन है, इधर भी एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग इट? तो इन दोनों को मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? दोनों में एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। हेलो। और ये कौन सा इक्वेशन है टेक्निकली? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिर्फ फर्क क्या है? ये जो इक्वेशन है यहां पर u की वैल्यू क्या है? u इज नॉट जीरो, और यहां पर u कैसा है? जीरो। फेयर इनफ। अगर मैंने ऐसा कर दिया ग्राफ, displacement, time, and now you see the graph is this.
ये क्या माना जाएगा? इधर और इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इधर और इधर, इधर भी अगेन एक्सेलरेशन इज कैसा? यहां पर एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों वो समझो। पहले तो ये कर्व है, कर्व आ गया मतलब क्या? वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी वेरिएबल मतलब क्या? एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन है। अब अगर है तो या तो पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव, पता कैसे चले? ये देखो, मान लो यहां पर एक मैंने पॉइंट लिया और अगर मैंने यहां पे टैंजेंट बनाया तो टैंजेंट बनेगा ऐसे, इसको बोलते हैं लाइन नंबर 1। अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया तो उसको टैंजेंट बनेगा ऐसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो थोड़ा छोटा बना देता हूं। ये एक टैंजेंट बनाया लाइन नंबर 1, ये एक टैंजेंट बनाया लाइन नंबर 2, यहां पर भी एक टैंजेंट बना लो लाइन नंबर 3। तो अभी 3 टैंजेंट हो गए तुम्हारे पास, 1 2 3। टैंजेंट मतलब क्या? स्लोप। स्लोप मतलब क्या? तो 1 भी वेलोसिटी दिखा रहा है, 2 भी वेलोसिटी दिखा रहा है, 3 भी वेलोसिटी दिखा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 से 2 पे जाते जाते जो लाइन बनी उसका एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एंगल देखा जाता है एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल देखो ऐसा है और ये एंगल ऐसा है। 1 का एंगल सबसे ज्यादा है, अरे यार 2 का एंगल 1 के कंपैरिजन में कम है एक्स एक्सिस के साथ, और 3 का एंगल 2 के कंपैरिजन में कम है। तो एज यू गो फ्रॉम 1 टू 2 टू 3, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अरे यार जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है? तो वेलोसिटी का कम होना मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? ये नेगेटिव है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब मैं ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें करी थी उसको हटा देता हूं। आई विल जस्ट ड्रॉ लाइक दिस। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है या नहीं है? है। और पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव विद इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव विद इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अच्छा यहाँ पर क्यों पॉजिटिव है फिर, वो भी देख सकते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 पे अगर टैंजेंट बनाया तो ऐसा, 2 पे बनाया तो ऐसा, और 3 पे बनाया तो ऐसा। तो ये 1 2 3, 1 2 और 3 में से एक्स एक्सिस के साथ सबसे कम एंगल किसका है? फिर 1 से 2 पे गए तो एंगल बढ़ा, और 2 से 3 पे गए तो एंगल बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बाउंस हो रहा है। श्योर? वन लास्ट टाइम। एक कर्व ऐसा है और ये कर्व ऐसा है। मैं बोल रहा हूं ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आपको कर्व दिया है ना, कर्व पे रैंडम 3 पॉइंट ले लिया मैंने, इधर 1 2 3, हर पॉइंट पे क्या बना दिया? टैंजेंट। अब 1 का एंगल देखो, 2 का एंगल देखो, 3 का एंगल देखो। तो समय के साथ एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एंगल बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेशन। और अगर ये वाला कर्व है तो यहाँ पे क्या होता? दिस इज से पॉइंट नंबर 1, ये ऐसा बनेगा। ये पॉइंट नंबर 2, ये ऐसा बनेगा। पॉइंट नंबर 3, ये ऐसा बनेगा। 1 2 3, ये 1 2 3 में सबसे ज्यादा एंगल कौन बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? और यहाँ पे 1 2 3 में सबसे ज्यादा कौन बना रहा है? यहाँ पे 3 है। तो समय के साथ एंगल बढ़ा, यहाँ पे समय के साथ एंगल, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये सब ग्राफ से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये भी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा यहाँ पे देखो, अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, एंड इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन नाउ, व्हाट डू यू थिंक? बॉडी इज मूविंग और नॉट मूविंग? अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मूविंग। क्योंकि ये देखो, चलो यहाँ पे टाइम क्या है? मान लो 1 सेकेंड। यहाँ पे टाइम क्या है? 2 सेकेंड। यहाँ पे टाइम क्या है? 3 सेकेंड। और हर बार
यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है ना 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या, बॉडी का स्पीड तो है, अब स्पीड है तो डेफिनेटली बॉडी चल रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम में फ्लैट स्ट्रेट लाइन है तो बॉडी इज एट रेस्ट, बट अगर वेलोसिटी टाइम में फ्लैट स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो रहा है, टेल मी, द बॉडी इज मूविंग, लेकिन ये क्या है, इट्स अ फ्लैट स्ट्रेट लाइन, फ्लैट स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, स्लोप जीरो, फ्लैट स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्लोप, स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन कैसा, जीरो, स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन कैसा, तो क्या ये बॉडी चल रही है, हाँ, बट क्या ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, नहीं, आर यू गेटिंग इट, बट अगर मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया, वेलोसिटी टाइम एंड एंगल पे बना दिया, अब क्या होगा, देखो, जब टाइम इतना तो सामने कुछ तो वैल्यू है वेलोसिटी की, टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ी, टाइम और बढ़ा तो वेलोसिटी और बढ़ी, मान लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ये 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, समय के साथ वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले इज द बॉडी मूविंग, यस द बॉडी इज मूविंग, हेलो, तो बॉडी इज मूविंग, पहला पॉइंट तो वो आ गया, सेकेंड, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, 5 से 7 से 8 धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल, अब अगर डेफिनेटली वेरिएबल आ गया मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, आर यू गेटिंग इट, तो एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है स्लोप से, बट है तो ये स्ट्रेट लाइन ना, अरे यार व्हाट इज दिस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, फिक्स्ड, मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा है, फिक्स्ड, तो इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, बट अगर सवाल ऐसा है, वेलोसिटी टाइम दिस, अब क्या बॉडी चल रही है कि रुकी हुई है, डेफिनेटली चल रही है, स्पीड 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 स्पीड, आर यू गेटिंग इट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, सेम, सेम मतलब क्या, बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग, आर यू गेटिंग इट, अब बताओ स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, फिक्स्ड, इसीलिए एक्सेलरेशन कैसा आया, कांस्टेंट, बट ये तो कर्व है, तो कर्व में स्लोप कैसा होता है, पहले तो एक्सेलरेशन जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो, और एक्सेलरेशन फिक्स्ड या वेरिएबल, क्योंकि ये कर्व है, कर्व का स्लोप हर जगह पे बदलता रहता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कैसा है, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, अब सवाल सिंपल, वेरिएबल मतलब समय के साथ बदलेगा, बदलेगा का क्या मतलब हुआ, बढ़ेगा या घटेगा, सोचो, बढ़ेगा या घटेगा, कितने लोगों को लगता है घटेगा, लेट्स सी, ये पॉइंट 1, इसको टेंजेंट बनाओ, एंगल ये आया, ये पॉइंट 2, अगर इसको बनाया एंगल कम आएगा, अरे यार पॉइंट 1 और 2 अलग अलग बनाते जाओ, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या, स्लोप, किसका स्लोप, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो समय के साथ स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल एंड डिक्रीजिंग विथ टाइम, आर यू गेटिंग इट, तो फिर इंक्रीजिंग वाला कैसे बनेगा, वेलोसिटी टाइम, आर यू अंडरस्टैंडिंग, यहां पे बॉडी इज मूविंग नॉट मूविंग, मूविंग, स्ट्रेट लाइन होता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कर्व है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल, तो यहां पर भी क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, समय के साथ बदलेगा, बदलेगा मतलब क्या, या तो कम होगा या तो बढ़ेगा, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो स्लोप क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज विथ टाइम, आर यू अंडरस्टैंडिंग, कितने सवाल है ये, 1 2 3 4, चारों में से बॉडी हर जगह पे मूव कर रहा है, बॉडी कहीं पर भी रेस्ट पे, अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है बट आई वांट द बॉडी टू बी एट रेस्ट, तो ग्राफ कैसा बनेगा,
वेलोसिटी टाइम, यस, लवली। वेलोसिटी टाइम में इधर तो मैंने फ्लैट स्ट्रेट लाइन बना दिया, लेकिन स्पीड कितनी है? तो आपने क्या बोला कि बॉडी तो चल रही है ना सर, स्पीड 5 की है, स्ट्रेट लाइन फ्लैट है, स्लोप कैसा है? तो एक्सेलरेशन 0 है, बाकी बॉडी तो क्या कर रही है? अब मुझे बॉडी को मूव भी नहीं करवाना, तो 5 को करना पड़ेगा 0, 5 को करूंगा 0 तो लाइन बनेगी एक्स एक्सिस। आर यू गेटिंग इट? इसमें क्या लिखोगे? द बॉडी इज एट रेस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का? तो अगर इसको मैं नंबर देता हूं 1 तो क्या लिखोगे? द बॉडी इज एट रेस्ट, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, खत्म। अगर मैं इसको बोलूं पॉइंट नंबर 2 तो क्या बोलोगे? बॉडी इज मूविंग विथ व्हाट स्पीड? 5 मीटर पर सेकेंड, बट इट्स अ फ्लैट स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज 0, तो बॉडी चल रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 की, तो बॉडी चल रही है कि रुकी हुई है? चल रही है। सिर्फ चल रही है कि समय के साथ स्पीड बढ़ेगी? ये देखो 5 मीटर पर सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड से बढ़ते बढ़ते 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई? दिस वाज अ फ्लैट स्ट्रेट लाइन, दिस इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। फ्लैट स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 नहीं होता, तो जब स्लोप 0 नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा, तो मतलब एक्सेलरेशन आएगा, बट है तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, स्लोप हमेशा फिक्स्ड, मतलब एक्सेलरेशन भी फिक्स्ड, कांस्टेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हो आप। लेकिन यहां और यहां क्या हो रहा है? पहले बताओ, क्या बॉडी चल रही है? हाँ, वेलोसिटी है। क्या वेलोसिटी समय के साथ फिक्स्ड है या बदल रही है? कैसे मालूम? समय के साथ अगर वेलोसिटी फिक्स होती तो फ्लैट स्ट्रेट लाइन होता। क्या यहां पर समय के साथ वेलोसिटी बदली? हाँ, ऑफ कोर्स बदली, इसीलिए इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आया, फ्लैट स्ट्रेट लाइन। ये भी फ्लैट स्ट्रेट लाइन है, बट इट इज एट 0, तो बॉडी इज एट रेस्ट। यहां पर क्या हो रहा है? बॉडी चल रहा है, और कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है? कर्व का स्लोप बदलेगा, मतलब एक्सेलरेशन भी बदलेगा। एक्सेलरेशन बदलेगा। अब मुझे ये देखना है कि समय के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप देख लो, अलग अलग पॉइंट पे स्लोप बना के देख लो, इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम है। स्लोप कम हुआ मतलब एक्सेलरेशन कम हुआ, डिक्रीजिंग विद टाइम, इंक्रीजिंग विद टाइम, एंड दिस इज बॉडी एट रेस्ट। इज दिस क्लियर? एवरीथिंग, एवरीवन? So this is question number 1, 2, 3. This is 4, and this is 5. With this, I finish my lecture. You people have 2 choices. 1, आप इसको ऐसे ही लिख दो जैसा मैंने लिखा है, और 10 दिन के बाद बुक पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी चॉइस क्या है? एक ग्राफ बनाओ, मैंने बहुत सारी डिटेल्स दी है, उसको लिखो अच्छे से। अरे गेटिंग इट? इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है, ये वाला वेलोसिटी टाइम वाला, सिर्फ इतना सा क्लिप मुझे भेज देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, घर जाके एक बार देख लो, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट, so that if in the notes you have written something less by watching the video, you can adjust it. Is this clear? Everyone, please copy what you see. Thank you so much everyone. Goodbye.